नमस्कार मित्रों, मैं प्रवीणा यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज बानसूर, अलवर। मेरे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के अपने इस लेक्चर में हम अरस्तु पढ़ेंगे। अरस्तु के संबंध में हम राज्य संबंधी, अरस्तु के दास प्रथा संबंधी और नागरिकता संबंधी विचार हम पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर में हम अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार देखेंगे। देखिए, जिस प्रकार मैंने बताया कि उस समय जो यूनानी नगर राज्य थे उनकी एक प्रमुख विशेषता थी दास प्रथा। वैसे ही उस समय के जो यूनानी नगर राज्य थे उनकी एक अन्य प्रमुख जो विशेषता थी वो थी वहाँ के राज्य के जो स्वरूप होते थे और संविधान जो होते थे उनमें समय समय पर परिवर्तन होता रहता था। यूनान में उस समय राजनीतिक जीवन काफ़ी अस्थिर और परिवर्तनशील था। अरस्तु ने इसी राजनीतिक अस्थिरता के परिणाम देखे और इसी अस्थिरता को दूर करने के लिए उसने कुछ उपाय भी बताए। अरस्तु की क्रांति संबंधी जो धारणा है वो हमारी आज की जो क्रांति संबंधी धारणा है उससे बिल्कुल अलग है। आज की जैसे हम मानते हैं कि किसी भी राज्य में जनता अथवा जनता के किसी भी भाग में कोई सशस्त्र विद्रोह होता है तो उसे हम क्रांति का नाम दे देते हैं, परंतु अरस्तु के अनुसार क्रांति का अर्थ था संविधान में परिवर्तन, अर्थात संविधान में होने वाला छोटा बड़ा परिवर्तन या किसी भी प्रकार का कोई संशोधन होना, जैसे जनतंत्र का उग्र या उदार रूप धारण करना, जनतंत्र द्वारा धनिक तंत्र या धनिक तंत्र द्वारा जनतंत्र का विनाश किया जाना, या कोई भी अन्य परिवर्तन होना, अत्याचारी शासक को हटाकर दूसरा शासक सत्ता स्थापित करना, इन सब परिवर्तनों को अरस्तु ने क्रांति का नाम दिया है। अर्थात संविधान में पूर्ण परिवर्तन के फलस्वरूप राज्य का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक स्वरूप पूर्णतः बदल जाता है। इसे हम पूर्ण क्रांति कहते हैं। संविधान की किसी एक भाग में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप यदि संविधान में कोई परिवर्तन आता है तो इसे हम आंशिक क्रांति की संज्ञा कहते हैं। यानी संविधान में यदि पूरा उसका स्वरूप बदल जाए तो इसे पूर्ण क्रांति, और यदि किसी आंशिक भाग को बदला जाए तो उसे अरस्तु ने क्या कहा है, आंशिक क्रांति। देखिए, अरस्तु ने क्रांतियों के उस समय का जो परिवर्तन देखा उसके आधार पर उसने क्रांतियों के कारण बताए और इन्हीं कारणों के आधार पर उसने क्रांतियों के निवारण के भी उपाय या क्रांतियों के निवारण भी बताए हैं। सबसे पहले हम अरस्तु के द्वारा बताए गए क्रांतियों के कारण देख लेते हैं। अरस्तु ने क्रांतियों के कारणों को 3 भागों में बांटा। पहला सामान्य कारण, दूसरा विशिष्ट कारण और तीसरा विशिष्ट शासन प्रणालियों में क्रांति के विशिष्ट कारण। सबसे पहले हम देखते हैं क्रांति के सामान्य कारण। अरस्तु क्रांतियों का सामान्य कारण 2 मानता है। पहला असमानता या विषमता और दूसरा अन्याय को मानता है। असमानता या विषमता अर्थात देखिए, अरस्तु के अनुसार समानता के 2 रूप होते हैं, पूर्ण समानता व आनुपातिक समानता। पूर्ण समानता का अर्थ है कि जब सभी व्यक्ति समान हैं इस कारण उनके साथ समानता का व्यवहार हो। आनुपातिक समानता का अर्थ होता है समानों के साथ समान और असमानों के साथ असमान व्यवहार, तभी समानता स्थापित हो सकती है। और जब राज्य में पूर्ण और आनुपातिक समानता नहीं होती तभी इसके विरोध में क्या होती है, क्रांति होती है। यानी जब राज्य में विषमता होगी, यानी लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं होगा, तो वो क्या करते हैं, क्रांति करते हैं। दूसरा उसने कारण माना है सामान्य कारण में अन्याय,
देखिए, असंतोष से व्यक्ति के अंदर यह भाव उत्पन्न होता है कि वो जितना पाने योग्य है उसे उससे कम मिल रहा है तथा दूसरे वर्ग को जितना मिलना चाहिए उसे उससे अधिक मिल रहा है। क्रांति का मूल कारण है अन्याय, यानी लोगों के साथ यदि अन्याय होगा, राज्य अन्याय विषमता रखेगा, राज्य अन्याय करेगा, उनको जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिले और दूसरे लोगों को बिना मेहनत के ही कुछ मिले, तो स्वाभाविक है इस अन्याय को दूर करने के लिए वो क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे, क्रांति करेंगे। विशेष कारण हम देखें तो विशेष कारण में अरस्तू ने कई कारण बताए हैं, जैसे शासकों का लालच, यानी जब राज्य में शासक या शासन सत्ता व्यक्तियों के व्यवहार में धृष्टता उद्दंडता आ जाए, लालची हो जाए राजा, तो तो जनता को क्या करना पड़ता है, उसके विरुद्ध विद्रोह करना पड़ता है। दूसरा है शासन सत्ता का दुरुपयोग, जब शासक वर्ग भ्रष्ट हो जाए, उसमें रिश्वत का बोलबाला हो, भाई भतीजावाद की प्रवृत्ति हो, तो भी उसे क्या करना पड़ता है, विरोध करना पड़ता है। अगला है अयोग्य व्यक्ति का शासन, मध्यम वर्ग का अभाव हो, यानी राज्य में केवल दो ही वर्ग हो, धनवान और निर्धन, मध्यम वर्ग हो ही नहीं जो कि इन दोनों वर्गों को संतुलित अवस्था में रखता है, तो इसके अभाव में भी क्या होता है, क्रांति की संभावना बनी रहती है। राज्य में आर्थिक असंतुलन हो, विदेशियों का बाहुल्य, यानी विदेशी राज्यों से बहुत सारी बड़ी संख्या में लोग आ जाएं और वहाँ के नागरिक जो हैं उनको वहाँ चुनौतियाँ मिलने लगे, उनकी संस्कृति खतरे में पड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में भी वो लोग क्या कर देते हैं, क्रांति कर देते हैं। सम्मान की लालसा, यानी लोगों में सम्मान की लालसा हो, तो ऐसी स्थिति में भी क्रांति हो जाती है। भय का वातावरण हो, चारों तरफ भय का वातावरण हो, अपराधी लोग जो हैं वो ऐसा वातावरण तैयार करके रखें भयभीत करने वाला, तो भी जनता क्या कर देती है, एक समय पश्चात क्रांति कर देती है। अगला है विशिष्ट शासन प्रणालियों में शासन के क्रांति के विशिष्ट कारण बताए उसने। देखिए, उसने कारणों को 3 भागों में बांटा। सामान्य में उसने असमानता और अन्याय, विशिष्ट में मैंने आपको बता दिए। और अगला है विशेष शासन प्रणालियों में उसने कुछ विशेष कारण बताए हैं जो निम्न है। एक तंत्रीय जो शासन प्रणाली होती है उसमें उसने बताया कि पारिवारिक कलह, परस्पर घृणा, द्वेष, शासक द्वारा जनता पर अत्याचार से जनता शासक अथवा राजा के प्रति क्या कर देती है, विद्रोह, यानी जो राजतंत्रात्मक एक तंत्रीय व्यवस्था होती है उसके प्रमुख कारण, उसमें क्रांति के कुछ प्रमुख कारण यही हैं, पारिवारिक कलह, घृणा, द्वेष, इस तरह के। दूसरा है कुलीन तंत्र में शासन में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या बहुत कम होती है, विभिन्न वर्गों में उचित सामंजस्य नहीं होता, इससे भी जनता क्या कर देती, क्रांति कर देती है। अगला है प्रजातंत्र में नेताओं या नेतृत्व की अधिकता के कारण क्रांति होती है। ये जो नेता होते हैं वो निर्धन या सामान्य जनता को अपने पक्ष में करने के लिए क्या करते हैं, धनिकों के विरुद्ध क्रांति करवा देते हैं। तो ये भी एक क्रांति का मूल कारण है। अब अरस्तु ने क्रांति के कारण बता दिए, क्योंकि उस समय की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं थी, नगर राज्यों में अस्थिरता थी, परिवर्तनशीलता थी, उनके आधार पर उसने कारण निकाले। अब एक विद्वान होने के नाते, एक राजनीतिक विद्वान होने के नाते उसने इन सब के क्या बताए हैं, इन क्रांतियों की रोकने के उपाय भी बताए। पहला उसने उपाय बताया है कि किसी भी राज्य में किसी भी वर्ग में शक्ति का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, अर्थात विद्रोह, यदि शक्तियाँ किसी एक जगह केंद्रित होंगी तो विद्रोह की संभावना बहुत अधिक होगी। दूसरा उसने निवारण का उपाय बताया है, शासक और जो शासित होते हैं उनके बीच में सद्भावनापूर्ण विश्वास और संबंध हो, शासकों के प्रति विश्वास का भाव हो, तब भी क्रांति को रोका जा सकता है। यानी जो शासित है, जनता में शासक के प्रति
विश्वास का भाव हो, सद्भावना का भाव हो, और उसको ये विश्वास रहे कि हमारा शासक हमारे लिए अच्छा करेगा, हमारे लिए हित का करेगा, तब तक वो क्रांति नहीं करेगी। इसलिए विश्वास का भाव होना चाहिए। अगला है, जनता में संविधान और न्याय के प्रति आस्था बनाए रखना भी क्रांति से बचने का उपाय है। यह कार्य किससे किया जा सकता है? उचित शिक्षा प्रणाली के माध्यम से किया जा सकता है। अगला है विधि का शासन, यानी जब जनता मन और स्वभाव से कानूनों का पालन करे और लोगों के मन में कानून के प्रति निष्ठा हो तथा किसी भी को कानून तोड़ने की आज़ादी न हो। अगला है, राज्य की ओर से लोगों में आर्थिक असमानता को दूर करने के प्रयास किए जाने चाहिए। शासन में भ्रष्टाचार को पूर्णतः समाप्त किया जाना चाहिए, यानी शासन में भ्रष्टाचार अनिवार्य रूप से क्रांति को जन्म देता है। शासकों का व्यवहार आचरण ये संदेह के घेरे में आ जाता है, तो शासन जो हो वो भ्रष्टाचार मुक्त हो। अगला, विभिन्न वर्गों में सत्ता का वितरण, यानी सत्ता जो है वो धनी व निर्धन दोनों ही वर्गों में बटी होनी चाहिए। ये नहीं है कि सत्ता या शासन की जो सत्ता है वो किसी एक वर्ग में केंद्रित हो। अगला, नागरिक मध्यम वर्ग को बढ़ावा देकर भी क्रांतियों को रोका जा सकता है, क्योंकि जो स्वस्थ मध्यम वर्ग होता है वो धनी व निर्धन वर्ग के मध्य संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है, तो क्रांति को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है, नागरिकों में बाह्य आक्रमण का भय। नागरिकों में सदैव बाह्य आक्रमण का भय बनाए रखना चाहिए ताकि उनमें आंतरिक विद्रोह का स्वर न पनप पाए, क्योंकि जब तक उनमें बाह्य आक्रमण का भय रहेगा तब तक वो एकजुट रहेंगे। अतः अंततः हम कह सकते हैं कि अरस्तु के द्वारा क्रांति के जो उपायों की व्याख्या की गई है उसका उद्देश्य अपने जो उस समय के जो नगर राज्य हैं उनको सुरक्षित रखना, उनके शासन में स्थिरता लाना ताकि वहाँ पर किसी भी प्रकार का शासन परिवर्तन ना हो, अस्थिरता ना है, और एक अच्छी शासन प्रणाली वहाँ के नगर राज्यों को मिल सके। इसी के लिए उसने क्रांति संबंधी अपने विचार प्रस्तुत किए, और ये केवल उस समय के हिसाब से नहीं, वर्तमान समय में भी यदि हम इनको लागू करके देखें तो वर्तमान में भी प्रासंगिक सिद्ध होंगे। आप इनकी वर्तमान पृष्ठभूमि में देख सकते हैं कि वर्तमान में भी जो परिवर्तन होता है, सत्ता परिवर्तन होता है, संविधान परिवर्तन होता है, राज्यों में जो क्रांतियाँ होती हैं उनके कारण भी यही होते हैं। विषमता, अन्याय, लोगों में भय या लालच की प्रवृत्ति, सत्ता पर जो बैठे हैं उनमें लालच की प्रवृत्ति, यही कारण होते हैं मूल। सब जगह उस समय भी ये प्रासंगिक थे और आज भी यही कारण और ये निवारण प्रासंगिक है। तो निवारण के यही है कि लोगों में आप समानता का व्यवहार करें, लोगों में कानून के शासन के प्रति विश्वास पैदा करें, लोगों के भय को दूर करें, अन्याय की प्रवृत्ति को समाप्त करें, शासन में भ्रष्टाचार नहीं हो, सभी वर्गों को पूर्णतः बढ़ावा दिया जाए, उनके हित के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कार्य किए जाएं, सत्ता जो है विभिन्न वर्गों में बटी रहे ताकि शक्ति का केंद्रीकरण ना हो, ठीक है, और मध्यम वर्ग को बढ़ावा दें ताकि निर्धन व धनी वर्गों के मध्य संतुलन बनाए रखा जा सके। ये सभी निवारण के उपाय अपनाकर हम न केवल उस समय में बल्कि वर्तमान समय में भी क्रांति या परिवर्तन होने से रोक सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा समझाया गया ये टॉपिक समझ आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी आपको समस्या हो या कुछ पॉइंट्स नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप डालकर मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए, अपने लेक्चर्स के माध्यम से मैं सिलेबस को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ, और मैं ये नहीं कह रही कि लेक्चर्स पूर्णतः आपके सिलेबस को पूरा कर देंगे या पूर्णतः उस चीज़ को आपको इसके अलावा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको इन लेक्चर्स के साथ साथ किताब यानी बुक को बेस बनाना पड़ेगा, और उसको साथ में लेकर उसको पढ़ते हुए इन लेक्चर्स के माध्यम से आप टॉपिक्स को समझ सकते हैं उसकी सहायता से।
धन्यवाद।